कैसे हैं आप लोग? हरेंद्र, विनय, गुड इवनिंग। बाकी लोग कहाँ हैं? विनय, हरेंद्र, दो ही बच्चे दिख रहे हैं। कैलाश, अंकित, मानस, अनुज, नितेश, सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। अच्छा, आप सन्नाटे में हो आप लोग? एडवांस लिख के आए हो? सदमे में हो क्या? कैसा गया तुम लोग का जेई एडवांस? जेई एडवांस कैसा गया भाई? जेई एडवांस कैसा गया? हमेशा की तरह अच्छा नहीं गया या कुछ अच्छा गया? कुछ सुधार दिखा? अच्छा जा सकता था, ऐसा फील हो रहा है। फिजिक्स में कितना खींचे हो? फिजिक्स में कितना खींच पाए, कुछ कर पाए फिजिक्स में? चैप देखो, एडवांस का पेपर नो डाउट दबा के बनाता हूँ, मतलब टफ रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, टफ रहता है पेपर। एडवांस जेई एडवांस का पूरा टेस्ट दिलाने की कोशिश की जाती है, अप टू द मार्क या थोड़ा उससे ऊपर, यही रहता है। लेकिन हर क्वेश्चन नहीं रहते, कुछ क्वेश्चन मतलब जेई एडवांस के बराबर रहते हैं, क्योंकि जेई एडवांस में भी सब क्वेश्चन टफ नहीं आते। कुछ मीडियोकर आते हैं, कुछ बहुत टफ आते हैं, कुछ इजी आते हैं, वैसे ही किया गया है। ठीक है, 63 अगर है तो बढ़िया है, मार्क्स है आपका फिजिक्स में अगर है तो। ठीक है, हाँ 60 के ऊपर अच्छा है भाई, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर बढ़ाने का है। फिजिक्स में अगर आप 50, 55, 60 ला रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, रैंक जितने बच्चे जो बैठते हैं उनके कंपैरिजन में आपको रैंक दिखता है, जो आपके बैच के बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग रैंक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में आपका कैपेसिटर रहेगा, और जो आगे पढ़ेंगे है ना, नेक्स्ट में आपका कैपेसिटर रहेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोगों को मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि जो बच्चे एक्चुअली एडवांस के लिए इंक्लाइंड है, तो उनको मतलब पेपर को बाद में भी कलेक्ट करते जाना चाहिए और पेपर को सॉल्व करना चाहिए, विद सॉल्यूशन आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हाईली गुड क्वेश्चंस। बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने के लिए, तो इसको हाईली गुड क्वेश्चंस हैं, इसको रखिएगा। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जब हम जनवरी के बाद या एक्सक्लूसिव जेई एडवांस के क्वेश्चन क्लासेस कर रहे होंगे, तो मैं इन क्वेश्चंस में से जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है इनको मैं फिर से लूंगा। तब तक आप जो है कुछ सॉल्यूशन देख के और कुछ चीज़ों को खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश की जाती है कि सॉल्यूशन पूरा एलोबरेट करके आपको दिया जाए। देखिए, सब बढ़िया मार्क्स है, अगर आप ग्रोथ की तरफ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप से पूछिए कि आपने कितना एफर्ट दिया था और कितना आप लेके आए, कहाँ आपकी चूक हो गई। तो अभी मार्क्स पे फोकस मत करिए। आपको मैं बार बार बताया हूँ कि जब भी आप कोई टेस्ट देते हैं तो टेस्ट एनालिसिस पे जरूर फोकस करिए। ठीक है, कि आपने क्या पढ़ा, कितना कमी रह गया, आगे क्या करना चाहिए। हर टेस्ट में आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, कोई सेक्शन छूट जा रहा है, तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर विच कंटिन्यूसली यू हैव टू इम्प्रूव। तो जब आप ये हर टेस्ट में इम्प्रूव करने लगोगे तब जाके आप एक बार परफेक्शन को आओगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी बनाए रखिए, टेस्ट देते रखिए, घबरा कर टेस्ट देना बंद मत करिए कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं टेस्ट देना बंद कर देते हैं, ये सब बकवास मत करिए। ठीक है, टेस्ट में 10 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। अच्छा, आप ये भी रियलाइज करिए कि जो आपको यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है, तो उसके बाद उस लेवल के क्वेश्चंस के लिए आपको और क्या चाहिए, आपको और प्रैक्टिस करनी है अपने लेवल पे या क्या करनी है। क्योंकि देखो, प्रैक्टिस तो आपको अपने से करनी पड़ेगी, बिकॉज एक टीचर के पास एक लिमिटेड आवर होते हैं, उसमें भी वो चाहता है कि बहुत कुछ दे, और वो दिया भी जाता है। ठीक है,
तो आप धीरे धीरे करिए इन चीज़ों को। चलिए फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक। बहुत बच्चे जो है पिछली बार जो है उनके साथ गूगली हो गई थी। बहुत बच्चों ने जो है पिछली बार वो नोटिफिकेशन देख के क्लास जो है डाउनलोड क्लास ज्वाइन नहीं किया था कि फिजिक्स क्लास ऑफ दिखा रहा था, है ना, गलती से। तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि मैंने आरसी सर्किट का पीवाईक्यू कराया था, जेई एडवांस का। जेई एडवांस का आरसी सर्किट का पीवाईक्यू कराया गया था। आप नोट्स जो है स्लाइड से देख लीजिएगा और रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। सारे पीवाईक्यूज कराए गए हैं जेई एडवांस के, ठीक है, आरसी सर्किट के, तो उसको मिस मत करिएगा, ठीक है। अभी तक कोई मेरे पास कोई टेलीग्राम चैनल वैनल नहीं है, ना ही मेरे पास उतना समय है, ठीक है। तो फॉर फ्यूचर वी विल सी, अगर आपको कुछ उसमें हेल्प होगा तो उसकी नीड पड़ेगी तो वी विल सी, वी विल क्रिएट ए चैनल, ठीक है। बट एट प्रेजेंट आई डोंट हैव एनी चैनल, ठीक है। चलिए अब पंकज भाई मेंस का पीवाईक्यू भी करा दो, जेई एडवांस का पीवाईक्यू भी करा दो, फिर और इलिस्ट्रेशन भी करा दो, तो तुम क्या करोगे मेरे भाई? फिर आप एक दिन बोलना कि सर मेरे लिए जेई मेंस लिख दो, सर मेरे लिए जेई एडवांस लिख दो। कैसे आदमी इंसान हो यार? मतलब आपके लिए कुछ आप खुद कुछ करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप कुछ आप सीख रहे हो कि नहीं? तो जेई मेंस का पीवाईक्यूज आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। एक महीने में जो प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें तो मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन अभी आप अपने से करिए ना। मतलब इतने लेवल पे पढ़ने के बाद जेई मेंस का पीवाईक्यूज भी आप हम ही से कराना चाह रहे हो, तो खुद क्या करोगे? बहुत आप लोग का बस चले तो आप कहो सर एग्जाम लिख के आ जाओ मेरे लिए। चलो खैर, तो पहला जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना गैल्वेनोमीटर। पहला इंस्ट्रूमेंट है अपना गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में तो आप ये पढ़ोगे जब आप करंट मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, तो इसके कंस्ट्रक्शन के मैथमेटिकल चीजों को आप देखोगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूरा पढ़ाया जाएगा, तो अभी उसके कंस्ट्रक्शन पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मैग्नेटिज्म का पार्ट है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको समझाता हूं गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली देखो क्या है कि यहां पे दो मैग्नेट के बीच में, बहुत रफ डायग्राम बना रहा हूं बस आपको समझाने के लिए। तो होता क्या है कि आप एक बार मैग्नेट होते हैं, दो बार मैग्नेट के बीच में किसी एक आयरन बॉल को ठीक है, ये दो बार मैग्नेट होते हैं, इसको आप नॉर्थ पोल बोल सकते हो, ये साउथ पोल, ये मैग्नेट होते हैं, ठीक है। ये दो मैग्नेट होते हैं, ठीक है। ये जो मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट के बीच में क्या होता है कि यहां पर एक आयरन बॉल है, एक आयरन बॉल रखा जाता है जो कि कहीं से हिंज होता है, समझ रहे हो? यहाँ पे आयरन कोर, पूरा आयरन का बॉल होता है। इसमें आप कुछ वाइंडिंग्स वाइंडिंग्स लपेटते हो इस तरीके से, तो इसमें ये तार लपेटा रहता है वाइंडिंग्स, और इसका एक सिरा इधर होगा और दूसरा आपका मान लीजिए इधर से कहीं पे अपना वाइंडिंग निकल के आ रहा होगा।
तो इसमें जो करंट फ्लो होता है, कहीं बाहर से आप यहां से करंट फ्लो कराते हो इस आयरन कोर में, ठीक है, और एक निडल यहां पे बंधी होती है, इसमें स्प्रिंग लगी होती है, इसी स्प्रिंग के साथ ये निडल होता है। ठीक है, यहां पे एक निडल होगी और ये निडल कनेक्टेड होती है इस स्प्रिंग के साथ, जो कि इसे डिफ्लेक्ट कराता है, जो कि इसे डिफ्लेक्ट कराता है। तो एक बहुत रफ डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। यहाँ पे स्केलिंग बनी होती है, यहाँ रीडिंग्स बनी होती है, स्केल बना होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है इंटरनल स्ट्रक्चर जब अंदर आप देखोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है मैग्नेटिज्म है, मैं बता चुका हूं, इसके बाद पढ़ेंगे 2 लेक्चर के बाद, हार्डली 2-3 लेक्चर के बाद वो शुरू हो जाएगा। तो अपने पास ये बार नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट में आयरन कोर है, आयरन कोर में जो है कुछ वाइंडिंग में ये तार यहाँ पे लपटा हुआ है, यहाँ से जो भी करंट यहाँ से जाता है दिस इज कॉल्ड आईजी, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने कहा आपको कंस्ट्रक्शन अभी नहीं समझ में आएगा कि तार में करंट फ्लो करने से ये निडल इधर उधर डिफ्लेक्ट क्यों करेगी। इसको समझने के लिए आपको मैग्नेटिज्म पढ़ना होगा। एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा बता देता हूं बस, क्योंकि मूविंग कॉइल, मैग्नेटोमीटर ये हम फिर से देखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये अपना गैल्वेनोमीटर है। इसमें होगा क्या कि जैसे यहां से करंट जाता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर चुकी होती हैं। ठीक है, इतना तो जानते हो सब लोग। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर चुकी होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, हाँ कलर कोड मेंस में आता है, बिल्कुल आता है मेंस में। इंस्ट्रूमेंट के बाद मैंने कहा आपको लास्ट में 15 मिनट बता दूंगा मैं कलर कोड। नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुकी है। अब होता क्या है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप है। होता क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप पड़ा है। देखिए ये तार से जो करंट है वो इसमें ऐसे जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से फिर इधर आएगा। तो ये करंट कैरिंग लूप, अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है तो उसमें एक डिफ्लेक्शन शुरू होता है टॉर्क के वजह से, टॉर्क के वजह से। ठीक है, टॉर्क का मतलब ये हुआ कि आप जैसे दरवाजा खोलते हो तो जिस हिंज के अबाउट आप फोर्स लगाते हो, टॉर्क तो जानते होगे, तो फोर्स से खींचते हो तो वो दरवाजा जो है रोटेट होता है। ठीक उसी तरीके से यहां पर इसको, इस निडल को कौन डिफ्लेक्ट कर रहा है, टॉर्क। तो बस क्या होता है कि थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। Magnets produces magnetic field. ठीक है, when current is passed through the windings due to magnetic torque, needle deflect. ठीक है, अभी इतना ही है, बाकी आगे आप टॉर्क क्या होता है, उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एम क्रॉस बी। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी। फिर आप पूछने लगोगे सर एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे डाइपोल मोमेंट होता था। तो मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में लिख दिया हूं, ठीक है, व्हेन करंट इज पास थ्रू द वाइंडिंग्स ड्यू टू मैग्नेटिक टॉर्क, निडल डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस।
विच गिव्स द रीडिंग। तो यहां पे आपको निडल डिफ्लेक्ट करेगी। ये निडल कैसे जुड़ी होती है? ये निडल इस आयरन बॉल के साथ अटैच होती है। ये निडल इस आयरन बॉल के साथ स्प्रिंग के साथ अटैच होती है। ठीक है, इस आयरन बॉल के साथ एक स्प्रिंग भी लगा होता है और निडल इस स्प्रिंग के साथ ऐसे कनेक्टेड होती है। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड होती है और ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड रहती है। तो ये डिफ्लेक्ट करेगी और डिफ्लेक्ट करने के बाद आपको रीडिंग मिलेगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है उसी पे आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। ठीक है, हाँ आप नए बच्चे हो तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ लगेगा, बस ये आपको आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज पास थ्रू द वाइंडिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क मिडिल डिफ्लेक्स। तो ये इतनी बातें तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। अब थोड़ी बात और जान लीजिए कि जो वाइंडिंग में करंट होती है इसको आईजी कहते हैं, और आईजी इज बेसिकली योर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इसको क्या कहते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा होगा उसे कहेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, पहली बात। अच्छा, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो वाइंडिंग है इसका अपना जो है क्या होगा? इसका अपना क्या होगा? रेजिस्टेंस भी होगा। तो इसको आप अगर इक्विवेलेंट सर्किट में दिखाना चाहेंगे जब भी, तो इतना बड़ा तो बनाएंगे नहीं, इसको सिंबॉलिकली कैसे बनाएंगे वो देखिए। इसको सिंबॉलिकली आप ऐसे बनाएंगे, एक सीधे सीधे एक यहां पे गैल्वेनोमीटर सर्कल के रूप में बना दीजिएगा और इसको लिखेंगे आप गैल्वेनोमीटर जी। और इसका जो रेजिस्टेंस है वाइंडिंग का, इसको आप यहां दिखा सकते हैं ऐसे, दैट वी कॉल इट आर जी, और ये हो जाएगा जी गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर है। तो आपके दिमाग में बस ये सर्किट होना चाहिए गैल्वेनोमीटर का। फिलहाल अभी इतने से भी काम चल जाएगा। तो दिस इज योर गैल्वेनोमीटर सर्किट। और इसके अंदर कौन सा करंट जा रहा होगा ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। करंट कौन सा जाएगा यहां वाइंडिंग में? आईजी। दिस आईजी, इसका नाम क्या पड़ता है? दिस आईजी इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, दिस आईजी इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। This is your IG. This is your full scale deflection. G for galvanometer. G for galvanometer. IG. G means current in galvanometer. Current in galvanometer. ठीक है? This is your galvanometer. तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। और ये जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अप्लाइड। जो भी डिफ्लेक्शन होगा थीटा, डिफ्लेक्शन is directly proportional to current through the galvanometer, that is IG। तो ये सब बेसिक बातें हैं। गैल्वेनोमीटर है ना, दैट इज IG। तो IG के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपना डिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। अब ये गैल्वेनोमीटर, एक बच्चा पूछ रहा था कि काम किसके लिए आता है। तो ये गैल्वेनोमीटर आपकी मर्जी के ऊपर है। ये वोल्टेज मेजर के काम भी आता है और करंट मेजर के भी। तो जब हम गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर के लिए बनाते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है एमीटर। उसका नाम पड़ जाता है एमीटर। ठीक है? और जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए बनाते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है वोल्ट मीटर। उसका नाम पड़ जाता है वोल्ट मीटर। ठीक है? चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को करंट मेजरिंग डिवाइस बनाएं। करंट मेजरिंग डिवाइस मतलब एमीटर कैसे बनाएं, गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर कैसे बनाएं ये देखते हैं।
तो एमीटर इज बेसिकली व्हाट, ए करंट मेजरिंग डिवाइस। एमीटर बेसिकली क्या है, गैल्वेनोमीटर को ही हम एमीटर बनाते हैं, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई भी वाइंडिंग्स में आप करंट भेजोगे तो उससे जो है निडल पूरी घूम जाए, जितना भी आपकी रीडिंग हो वो पूरी जो है डिफ्लेक्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि आप इतना करंट भेज रहे हो कि वो निडल डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि निडल को डिफ्लेक्ट होने के लिए फिर से वो स्प्रिंग का टॉर्क लगेगा। स्प्रिंग, आप ऐसे निडल डिफ्लेक्ट होगी तो ऐसे तो रहेगी नहीं, फिर से ऐसे आती है। कौन लेके आता है, जैसे स्प्रिंग को पुश करो, है ना, तो फिर छोड़ दो तो फिर से वो अपना नेचुरल लेंथ गेन करता है। उसी तरह जब आप कोई टॉर्क मिलेगा, मैग्नेटिक टॉर्क, और उससे जो है वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी निडल, तो स्प्रिंग फोर्स भी कुछ उल्टा टॉर्क लगाएगा और फिर से निडल अपने पास आएगी। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का यही मतलब है कि इतना आपको टॉर्क देना पड़ेगा जिससे कि वो निडल पूरी की पूरी डिफ्लेक्ट हो जाए, दैट वी कॉल इट फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आईजी का मतलब होता है कि जितना निडल को डिफ्लेक्ट करना है उतना पूरा घूम जाए, तो दैट इज योर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एमीटर इज बेसिकली व्हाट, एमीटर इज बेसिकली योर करंट मेजरिंग डिवाइस। Emitter is basically your current measuring device. पहली बात, करंट मेजरिंग डिवाइस है, तो करंट मेजरिंग डिवाइस है तो आप किसी भी तार में कोई करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसके आगे ही तो लगाएंगे उसको मेजर करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एमीटर को हम कहां पे लगाते हैं, जस्ट सीरीज में, जिस तार से करंट जा रहा होगा उसके आगे लगा देंगे, तभी तो करंट मेजर करोगे। तो सीरीज में, तो एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ऑलवेज कनेक्टेड in series with respect to the current which is measured। तो जिस करंट को आपको मेजर्ड करना है उसके रिस्पेक्ट में आप हमेशा कैसे लगाएंगे, सीरीज में। मतलब यहां से कोई तार है, मान लो ये तार है, ये जा रहा है, आपको इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है कहीं से, मान लो ये करंट आई फ्लो कर रहा है, आपको इसको मेजर करना है। तो मेजर करना है तो आप एमीटर लेके आओगे, ये एमीटर लगा दोगे, इसके सामने लगाओगे ना, तभी तो मेजर कर पाओगे इसको। तो ये अपना एमीटर लग जाएगा इसके सीरीज में, इसके रिस्पेक्ट में, जस्ट इसके आगे लग जाएगा। तो ये है अपना एमीटर, तो यहां से ये एमीटर बोला जाएगा। बट गैल्वेनोमीटर एमीटर कैसे बनेगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर अपना एमीटर कैसा बनेगा, ठीक है, वो देखते हैं। तो यही चीज है कि आप कोई अलग सी डिवाइस नहीं है, हम गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर बना के यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए नाउ गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, उसके लिए क्या करते हैं, को आप एमीटर बनाना चाह रहे हैं तो कभी भी ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, वी अप्लाई ए शंट। टू कन्वर्ट galvanometer into emitter, we connect a very small resistance parallel to the galvanometer।
ठीक है। तो हम कभी भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा, अरे यार बताने तो दो, तुरंत वाई लिख दिया, अरे बता रहा हूं, अभी शुरू भी नहीं किया। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वी कनेक्ट ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर कॉल्ड शंट। इसको हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखिए कि गैल्वेनोमीटर क्यों अभी आएगा ना, पहले तो ये जानिए कि कैसे, फिर क्यों आता है ना, कि पहले क्यों आता है फिर कैसे होता है। पहले क्यों पहले कैसे और क्यों में भी तो सीक्वेंस है। तो पहले ये जानिए कि गैल्वेनोमीटर कैसे एमीटर बना, कैसे बन रहा है। हम इसको एक रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर के सर्किट में, वो वेरी लार्ज नहीं होगा, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, उसी को हम कहते हैं शंट। और कैसे करेंगे? पैरेलल में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए मैथमेटिकल चीज से आपको समझ में आएगा क्यों कैसे। तो हमारे पास एक सर्किट था गैल्वेनोमीटर, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था, एमीटर इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। अब देखिए इसको आप अगर ऐसे ध्यान रखिएगा, इसके अंदर सर्किट के इसके अंदर क्या छुपा होगा, देखिए इसके अंदर छुपा होगा एक अपना गैल्वेनोमीटर, ठीक, उसके साथ इसका एक अपना रेजिस्टेंस आरजी, जो अभी तुम लोगों को बताया, ये है अपना गैल्वेनोमीटर। अभी आपने पढ़ा कि इसको एमीटर बनाना है, तो क्या करने का है? एमीटर बनाने के लिए आप क्या करोगे? एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट करने जा रहे हो, और वो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा? शंट। उसका रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा? शंट। तो यहां पे अगर आप क्या कर रहे हैं, एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, जिसका नाम मैं बोल रहा हूं आर एस एच। एस एच से आपको याद रहेगा, एस एच फॉर शंट, ठीक है। तो स्मॉल क्यों रखा है, इसका रीजन अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हमें मेजर करना था ना, इसी करंट को मेजर करना था। देखिए तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आगे के लिए आपको एमीटर के अंदर का ये सर्किट ध्यान रखना है, कि एमीटर का मतलब आपके दिमाग में ये सर्किट होना चाहिए, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन केवल फॉर्मूले पे नहीं होंगे, मैंने आपको बता रखा है कई बार। तो ये सर्किट आपको याद रखना चाहिए। एमीटर के अंदर क्या क्या होगा? एमीटर के अंदर होगा एक गैल्वेनोमीटर, उसका अपना रेजिस्टेंस आरजी, उसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ा आरएसएच, दैट इज कॉल्ड योर शंट, ठीक है। अब देखिए इनफाइनाइटली स्मॉल मान सकते हैं, कभी भी फिजिक्स में किसी को स्मॉल या बड़ा मानना का मतलब रिलेटिव टर्म है भाई। तो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि आरएसएच को आप स्मॉल मान सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? आरजी के रिस्पेक्ट में। ये सब अभी आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। तो पहले ये क्लियर हुआ कि मैंने कैसे एमीटर को गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना दिया, ये क्लियर है, एक शंट लगा के। अब इसका मैथमेटिकल चीज देखिए, इसी करंट को आपको मेजर करना था, इसी करंट को आपको मेजर करना था भाई। देखिए ये आई, तो आपने एक गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में ये लगाया। आप सुनिए ध्यान से, जिसको वाई पूछ रहे हैं वो लोग, इनका रीजन अभी क्लियर होगा। यहां आई है, यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सभी को पता है कि इसमें क्या जाएगा, गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाता है वो उसे कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसी से डिफ्लेक्शन होगा निडल का, है ना। तो यहां जाएगा आईजी, यहां बचा हुआ जाएगा, ये तो सबको पता है, इतना तो सबको पता है, आई माइनस आई जी। और ये दोनों पैरेलल हैं, मानते हैं कि नहीं। ये जो ड्रॉप है गैल्वेनोमीटर के क्रॉस का, जो ड्रॉप होगा वो इस शंट के ड्रॉप के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि शंट जो है क्या होगा, शंट अपना क्या होगा, नेग्लेक्ट नहीं करते हैं भाई, कुछ भी मत करो अभी तुरंत, अभी कहां नेग्लेक्ट कर दोगे, तो लगा क्यों रहे हो फिर, नेग्लेक्ट कर दोगे तो अभी क्यों लगा रहे हो फिर इसको। तो आईजी और ये आरएसएच, पहले पूरा सुन लो कहानी फिर अपना दिमाग लगाना। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि दो पैरेलल में होगा, वोल्टेज दोनों सेम होंगे ना, तो आप बोल सकते हो क्या कि VAB इज इक्वल टू VSS। तो KVL लगा लो,
तो यहां से केवीएल क्या मिलेगा तुमको, आईजी आरजी, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, आईजी ओम्स लॉ लगा रहा हूं, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर मतलब आईजी आरजी होगा ना। तो आईजी आरजी ये हुआ ड्रॉप, ये किसका ड्रॉप है, एक्रॉस गैल्वेनोमीटर, इज इक्वल टू इसके क्रॉस कितना करंट बह रहा है, आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच। ठीक है, तो यहां से ये पहला आपका इक्वेशन है जिसमें कई बार सवाल आते हैं कि हमें अगर कोई करंट मेजर करना है तो कितना शंट लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाएगा इतने रेंज का। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप यहां से निपटा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें इसको इधर लेके आइए, तो आई जी आर जी प्लस आर एस एच इज इक्वल टू आई इंटू आर एस एच, ऐसे लिख सकते हैं। तो आर एस एच आपके पास आएगा आई जी अपॉन में आई, और यहां पे 1 प्लस आर जी अपॉन आर एस एच। ठीक है, तो ये शंट की वैल्यू होगी कि हम कितना शंट लगाएंगे। तो अब होगा क्या, क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाएगा पहले वो देखिए। तो ये फॉर्मूला कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सर्किट आप ध्यान रखिए, और ये तो एक लाइन में लिख सकते हैं, ये तो सभी लोग लिख सकते हैं कि ये ड्रॉप और ये ड्रॉप सेम होगा, तो इसमें रटना ही क्या है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से कि शंट हम वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस का ही सीरीज पैरेलल में क्यों लगाते हैं। पहली बात तो ये सीखना है कि पैरेलल में क्यों लगाए, और पैरेलल में भी लगाए तो सबसे स्मॉल क्यों लगाए। ठीक है, इक्वल क्यों किया, इसमें भी दिक्कत है भाई। अरे ये ड्रॉप पैरेलल है ना, ये अगर आप ए बी लिख रहे हैं और इसे आप सी डी लिख रहे हैं तो ये ड्रॉप बराबर होगा कि नहीं। आप इसे लिख सकते हैं वी ए बी, भाई नए हो क्या एकदम से, वी ए बी इक्वल टू वी सी डी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा भी आइडिया नहीं है। वी ए बी इक्वल टू वी सी डी, ये दोनों पैरेलल, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल के, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल के। ठीक है, इसीलिए इक्वल किया है। तो ये दोनों ड्रॉप बराबर होंगे, तो यहां का ड्रॉप होगा आई जी आर जी, यहां का ड्रॉप होगा आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच। वहीं से आपको ये मिल गया शंट के बारे में। अब सुनिए, शंट जो है स्मॉल क्या है, ठीक है, आर एस एच क्या है, आर एस एच के बारे में यही मैं बता रहा हूं। आर एस एच जो है आपका शंट है, इसी को आप बोलते हैं शंट, जो आपने पैरेलल में लगाया है, ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल लिखा है ना, यही शंट है, इसी का नाम मैंने आर एस एच दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, कहां पे बताओ, आई जी इधर आ गया, आई इंटू आर एस एच, तो आर एस एच हो गया आई जी अपॉन आई इंटू, सब दुरुस्त है भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। आप आई जी वाले टर्म को इधर लेके जाओ तो इधर ये ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। तो आर एस एच अपने पास आएगा आई जी अपॉन आई, और आर एस एच इससे करके 1 प्लस आर जी, सब सही है। अब सुनिए, हम क्यों वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, क्यों वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। आपका एम क्या था, आपका एम था कि ये पूरा का पूरा करंट मेजर करें। ध्यान से सुनते जाइए, यहीं क्लियर हो जाएगा। अरे सब सही है भाई, लास्ट में भी सब सही है, देख लीजिए आप, मैंने देख लिया। तो आपको जो है ये करंट मेजर करना है, ठीक है, तो करंट पूरा का पूरा मेजर करना है, यही चाहोगे ना कि हमें 3 एम्पेयर है तो 3 एम्पेयर पूरा मेजर हो जाए। तो पूरा मेजर हो जाए तो आपने एमीटर लाके लगा दिया, लेकिन एमीटर के अंदर तो ये कहानी है, एमीटर तो आपने सीरीज में लगा दिया, बिल्कुल सही है, बट एमीटर के अंदर एक गैल्वेनोमीटर होगा और उसके पैरेलल में एक शंट होगा, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब आप सुनो, मान लो आपको डायरेक्ट, आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हैं हम, डायरेक्ट तो करंट इसमें भेज के मेजर कर सकते थे। अगर आप डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर में करंट भेज देते और मेजर कर लेते तो क्या होता, सुनो, होता ये कि अगर आपको मान लो बहुत बड़ा करंट मेजर करना है तो आपको गैल्वेनोमीटर की डिजाइनिंग भी बहुत बल्कि करनी पड़ेगी, और आपको जो है बहुत ज्यादा जो है
वाइंडिंग्स और उन सब पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जो अपना है, गैल्वेनोमीटर का जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी के लिए वो बड़ी हो जाएगी। आपको 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर आप बढ़ाते जाओ तो आपका जो वाइंडिंग्स भी तो बढ़ेगी ना, उसी रेशियो में भाई करंट सस्टेन करना चाहिए। मान लो आपको 50 एम्पेयर मेजर करना है और आपने वाइंडिंग ऐसी बनाई है कि वो 3 एम्पेयर में ही मेल्ट हो जा रही है, समझ रहे हैं? गैल्वेनोमीटर की जो वाइंडिंग है वो 3 एम्पेयर जाके फूंक दे रही है उसे, तो 50 एम्पेयर कहां मेजर कर पाएगी वो? तो डिपेंडिंग अपॉन दिस आप देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो आपको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। तो कंपनी क्या चाहेगी? कंपनी ये चाहेगी कि भाई हम एक पोर्टेबल गैल्वेनोमीटर बनाएं जिससे कि हम वाइड रेंज ऑफ एमीटर्स, वाइड रेंज ऑफ करंट मेजर कर पाए। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, उसने यहां पे शंट लगाया। तो शंट का फायदा देखिए, शंट एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है। तो मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम करंट किधर जाएगा? मैक्सिमम करंट किधर जाएगा? मैक्सिमम करंट जो है शंट से जाएगा। आपको याद है मैंने शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि करंट ऑलवेज प्रोवाइड ए जीरो रेजिस्टेंस पाथ। करंट हमेशा एक जीरो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे आरजी है और ये आरएसएच है। तो आरजी हमारा एक तरीके से आरएसएच से बहुत बड़ा होगा। मैं एक दो न्यूमेरिकल में जब कैलकुलेशन कराऊंगा तो वैल्यू से भी आपको पता चलेगा। आरजी हमेशा आरएसएच से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो वहां पर अगर आपके पास बहुत बड़ा होगा आरजी आरएसएच से, तो आप क्या बोल सकते हैं? आप ये बोल सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम करंट जो है इधर से पास होगा, शंट से पास होगा, और यहां कम करंट जाएगा। मानते हो? यहां कम करंट जाएगा। लेकिन आपने ये पढ़ा है कि जो डिफ्लेक्शन है, अभी अभी तो आपने पढ़ा कि जो डिफ्लेक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आईजी के। तो डिफ्लेक्शन हमारा आईजी के प्रोपोर्शनल होगा तो हमें आईजी मिल जाएगा, और आईजी मिल जाएगा तो हम वहां से आई निकाल लेंगे। देखिए आईजी और आई में भी रिलेशन है कि नहीं? आई इज प्रोपोर्शनल टू वोट, आई इज प्रोपोर्शनल टू, आई को आप क्या लिख सकते हो? आरजी प्लस आरएसएच अपॉन में आरएसएच। ये तो फिक्स हो गया, कुछ वैल्यू होगी इनटू आईजी, यही तो होगा भाई। तो आप ये इनडायरेक्ट वे में बोल सकते हैं कि आईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, देन आई इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। तो आपने क्या किया? आपने क्या चालाकी की? आपने ये चालाकी की कि आपने गैल्वेनोमीटर में कम करंट बेच के भी डिफ्लेक्शन निकाल लिया, और वही डिफ्लेक्शन टोटल करंट के भी प्रोपोर्शनल होगा, वही डिफ्लेक्शन टोटल करंट के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो आपने एक छोटा गैल्वेनोमीटर बनाकर एक बड़ा करंट भी मेजर कर लिया। आपने एक छोटा गैल्वेनोमीटर आपने शंट लगा दिया, तो एक छोटे गैल्वेनोमीटर को आपने क्या किया? इस लायक बना दिया कि वो बड़े से बड़ा करंट भी मेजर कर पाए। ठीक है, क्योंकि उसमें जाएगा क्या? आईजी, और आईजी की वजह से डिफ्लेक्शन, निडल का हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, और जो आईजी की है वो आई के प्रोपोर्शनल है, तो हमें करंट आई भी मिल जाएगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि शंट क्यों हम मिनिमम रखते हैं और पैरेलल में क्यों रखते हैं। रीजन इज बिहाइंड कि शंट हमारा जो है अपना मिनिमम होने का ये मतलब है कि शंट मिनिमम होगा तो हमारी मैक्सिमम करंट शंट से पास हो जाएगी, और इसमें जो है करंट अपनी कम जाएगी, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? लो कॉस्ट में जो है हमारा गैल्वेनोमीटर, लो कॉस्ट में हम एक गैल्वेनोमीटर डिजाइन कर सकते हैं, और उससे जो है हम बड़ा करंट मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो आईजी और आरएसएच का यही रोल है कि शंट हमारा जो है, शंट जो है हमारा जितना कम होगा, मैक्सिमम करंट शंट से पास होगा, उसमें जो है गैल्वेनोमीटर में केवल आईजी करंट जाएगा, और आईजी करंट जो है डिफ्लेक्शन दे देगा, और वो डिफ्लेक्शन आईजी के प्रोपोर्शनल होगा, और आई आईजी के प्रोपोर्शनल है तो आई भी हमें मिल जाएगा स्मॉल करंट भेजकर भी। क्लियर है सभी को? तो दिस इज द कहानी ऑफ गैल्वेनोमीटर विच कन्वर्टेड इनटू एमीटर, एंड दिस इज द शंट। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मुझे बताओ कि मैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना चाहता हूं 5 एम्पियर का करंट मेजर करने के लिए, तो बताओ कितना शंट लगेगा। अगर हमें ये सब दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, है ना?
ठीक है, चलिए। तो लेकिन इसमें एक कहानी तो हो ही जाती है, एक कहानी तो हो ही जाती है। सभी बच्चों को पता है कि कुछ एरर तो आएगा ही, कुछ तो एरर आएगा ना मेरे भाई, कुछ तो एरर आएगा। वो एरर क्या होगा? एरर इन एमिटर। बिना एरर के कुछ जीवन में है? हर जगह एरर है, कोई भी 100% तो प्रूव है नहीं। तो एरर में एमिटर का मतलब क्या समझते हैं? कि कहानी ये थी कि अभी आपको इस एमिटर, इस मान लो एक आपके पास कोई ऐसा सर्किट है। अब एक सर्किट बना रहा हूं, मान लो ये V वोल्ट है और इसमें अपने पास एक रेजिस्टेंस है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। ये ऐसे अभी जा रहा था और इसमें करंट फ्लो हो रहा था I। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि सर इसमें I क्या बड़ी बात है, I होगा V बाई आर। बिल्कुल सही बात है, V बाई आर, ये सबको पता है ओम्स लॉ से। अब आप इसको मेजर करना चाहते हो, जो ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है इसको मेजर करना चाहते हो, तो आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है, अभी पॉकेट से एमीटर निकाल के लगा देंगे, इसमें लगा दो। तो इसको मेजर करने के लिए आपने बोला सर एमीटर लगा देते हैं, मेजर हो जाएगा कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो आपने ये लगा दिया, लगा तो दिया, लेकिन बैटरी बहुत हिसाबी है, बैटरी बहुत हिसाबी है। बैटरी जैसे ही एमीटर लगाया, बैटरी जो है झंझनाने लगेगी। वो क्या बोलेगी, भाई तुमने मेरा इफेक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। ठीक है, इफेक्टिव मेरा सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, तो मैं तो अब वो करंट नहीं दूंगी जो पहले दे रही थी। मानते हो कि नहीं? बैटरी बोलेगी ना कि मैं अब वो करंट नहीं दूंगी जो पहले दे रही थी। ठीक है, तुम लोग चालाकी कर रहे हो मेरे साथ। क्यों? क्योंकि अब इसको आप कैसे देख सकते हो? दिस एमीटर इज बेसिकली व्हाट इज द इंटरनल सर्किट बिहाइंड दिस एमीटर। तो इनसाइड द एमीटर व्हाट विल बी द सर्किट? आपको पता है एमीटर के लिए क्या होगा? इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, एमीटर का अपना रेजिस्टेंस RA होगा, और RA की वैल्यू सभी को पता है कि RA बेसिकली क्या है। अभी यहां पे मैं RA ले लेता हूं इसका रेजिस्टेंस, लेकिन RA है क्या ये सभी को पता है। इसके अंदर क्या क्या होगा आपको पता है? इसके अंदर क्या क्या होगा? इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर होगा, एक RG होगा और एक शंट होगा। यही है ना भाई, ये शंट होगा। इससे मिलकर ये पूरा अपना एमीटर बनता है। बताया कि आप दिमाग में ये सर्किट जरूर ध्यान रखिएगा। तो RA क्या होगा? इसमें जो इसमें आपने लगा दिया, तो एक RA लगा दिया ना, RA क्या होगा? RA होगा RG इंटू RSH अपॉन में RG प्लस RSH। यही तो है अपना RA, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर यही तो है। बताइए, एमीटर का रेजिस्टेंस यही तो है। तो मैंने क्यों कहा आपको कि सर्किट में जैसे ही एमीटर लगेगा करंट वो नहीं जाएगा, करंट वो नहीं जाएगा जो आप मेजर करना चाह रहे हो, करंट बदल जाएगा। करंट इसमें अब ये जो मेजर करने जाएगा वो I डैश मेजर करेगा। ये जो मेजर करेगा वो क्या मेजर करेगा भाई? I डैश, क्योंकि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो गया है। तो बैटरी जो है अब नया करंट भेजेगी। तो करने गया ये एमीटर जो है I को मेजर करने गया, लेकिन अब बैटरी ने I भेजा ही नहीं। I क्यों नहीं भेजा? क्योंकि रेजिस्टेंस आपका जो है, देखिए रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट डिक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल, ये RA है, ये अपना रेजिस्टेंस, ये इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो? RA। तो इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस अब क्या होगा? R इक्विवेलेंट अब क्या होगा? R प्लस RA। R ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, तो R प्लस RA, तो व्हाट इज I डैश नाउ? I डैश इज योर V अपॉन R प्लस RA, वेर RA इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, जो मैंने यहां पे आपको अलग से बता रखा है। तो व्हाट इज द एरर? एरर और एरर लास्ट में कराएंगे भाई, एरर लास्ट में होता है। ठीक है, एरर और डायमेंशन तो आप अपने आप ही कर लेंगे, आप उसको तो इसीलिए लास्ट में कराया जाता है, क्योंकि फॉर्मूले पता होना चाहिए ना डायमेंशन लिखने के लिए। I डैश इक्वल टू V अपॉन R प्लस RA, ये I डैश हो गया और ये I। तो व्हाट इज द एरर?
अब ये एमीटर मेजर करेगा करंट मेजर्ड बाय एमीटर। लेकिन उसको मेजर ये करना था आई, मेजर कर गया वो आई डैश, तो व्हाट इज द एरर? एरर मीन परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना, बताइए परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेल्टा आई जो चेंज है ना, अपॉन में इनिशियल करंट इनटू 100, यही लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं इसमें आई डैश माइनस आई अपॉन में, ऑब्वियसली अगर ये ज्यादा मेजर करेगा कि कम मेजर करेगा, देखो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो करंट घट जाएगा ना, तो एरर नेगेटिव आएगा। अगर मान लो किसी कोई बच्चा यहाँ पे लिख देता है तो वो नेगेटिव एरर अपने आप आएगा, ठीक है। बाकी आप परसेंटेज एरर मैग्नीट्यूड में चाहते हो तो बड़ी वैल्यू से आप माइनस कर दो, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा आई माइनस आई डैश अपॉन में आई इंटू 100। तो दिस इज द परसेंटेज एरर इन द एमीटर। परसेंटेज एरर इन द करंट, इन मेजरमेंट ऑफ करंट लिख दो, एमीटर में क्या है परसेंटेज एरर इन, ये होगा ना परसेंटेज एरर इन करंट मेजरमेंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताओ? आई, आई अपने पास था V बाई आर, और ये क्या था V बाई आर, और इसको माइनस कर दो किससे? आई डैश से, मतलब V बाई आर प्लस आर ए, ऐसे लिख सकते हो, अपॉन में V बाई आर इंटू 100। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 माइनस, और ये ऊपर चला जाएगा R अपॉन आर प्लस आर ए इंटू 100, है ना। तो यहां से आपको मिलेगा, जब एलसीएम लोगे तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर ए अपॉन आर प्लस आर ए इंटू 100, तो दैट इज योर परसेंटेज एरर। तो ये परसेंटेज है। आर ए आपको नहीं दिया होगा तो आप यहां से निकाल लेंगे, हो सकता है आर जी और आर एस एच दिया जाए तो वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर परसेंटेज एरर इन इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा इसके लिए, एमीटर के लिए। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, तो ये एरर इन इंस्ट्रूमेंट हो गया, एमीटर के का जो एरर है। जल्दी से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट एक वर्ड होता है इसमें, करंट सेंसिटिविटी। ऑफ गैल्वेनोमीटर बोल सकते हो। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी क्या है? करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपने जो करंट भेजा उसको किस हद तक उसने सेंस किया। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि करंट सेंसिटिविटी, एक बार कई बार जेई मेंस में पूछा गया है, करंट सेंसिटिविटी जो होता है वो आप बोलते हो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर अपॉन टोटल करंट, नॉट आईजी, टोटल करंट की बात हो रही है, ठीक है। मतलब आप इसे बोलते हो थीटा अपॉन में आई, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, सी एस। करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला है, तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो। करंट सेंसिटिविटी, सी एस मीन्स करंट सेंसिटिविटी, इट इज टोटल डिफ्लेक्शन अपॉन
डिफ्लेक्शन अपॉन टोटल करंट, नॉट द आईजी, ये ध्यान रखिएगा। टोटल करंट, गैल्वेनोमीटर में जो करंट पूरी फुल करंट जो है, बिल्कुल करंट को फील करना, भाई फील कर रहा है। तो जैसे कि मान लो अपने पास एक गैल्वेनोमीटर है, आप इसमें डायरेक्ट करंट भेज दे रहे हो, देखिएगा आपने इसमें डायरेक्ट करंट भेज दिया, तो ये जो आई करंट आपने भेजा, ठीक है, आपने आई करंट भेजा, इसके वजह से इस गैल्वेनोमीटर में थीटा का डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन, ठीक है, आपने आई करंट भेजा, डायरेक्ट आई करंट भेज दिया, तो आपको क्या मिला, एक थीटा का डिफ्लेक्शन मिला। अब आपने इसको क्या किया, एमिटर बनाकर, अगर आप इसे एमिटर बना देते हो तो यहां के लिए करंट सेंसिटिविटी क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन आई, यहां पे करंट आई जा रहा है और थीटा डिफ्लेक्शन है, तो करंट सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन आई। अगर आप इसी को एमिटर बना रहे हो, देखिएगा, तो सेंसिटिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, व्हेन गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमिटर, ठीक है, देन करंट सेंसिटिविटी के बारे में देखते हैं। क्या हो जाएगा फिर, यहां क्या चेंज हो जाएगा, वो ध्यान से देखिए। जैसे ही आप इसमें अब गैल्वेनोमीटर को एमिटर बनाओगे तो सभी को पता है कि अब ये जो करंट आई है ये पूरा इसमें नहीं जाएगा, एमिटर है, तो एमिटर में क्या होगा, यहां पे गैल्वेनोमीटर आएगा, यहां पे आरजी आएगा और यहां पे आरएसएच आ जाएगा, मानते हो ना, ये अब बन जाएगा एमिटर। तो इसकी सेंसिटिविटी में क्या फर्क पड़ा, इसकी सेंसिटिविटी में क्या फर्क पड़ा, अब ये अपना सर्किट हो गया ना एमिटर। अब एमिटर की सेंसिटिविटी, पहले तो डायरेक्ट आपने आई गैल्वेनोमीटर में भेजा तो वो सेंसिटिविटी आपने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने अब इसे एमिटर बना दिया, अब इसे आपने एमिटर बना दिया तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, तो अब देखिए यही करंट आई इसमें जा रहा था, लेकिन यहां जाने लगेगा आई माइनस आई जी और यहां जाएगा आई जी, मानते हो कि नहीं। तो यहां पर अब करंट सेंसिटिविटी, अब मान लीजिए यहां पे थीटा डैश का डिफ्लेक्शन हुआ, मान लीजिए इसमें थीटा डैश का अपना डिफ्लेक्शन हुआ, तो थीटा डैश मैं बोल रहा हूं डिफ्लेक्शन corresponding to IG। तो यहां जो बच्चे गलती करते हैं वो ध्यान से सुन लीजिए, IG के कॉरस्पॉन्डिंग का डिफ्लेक्शन तो थीटा डैश है, लेकिन सेंसिटिविटी जो डिफाइन होगी उसमें थीटा डैश अपॉन IG नहीं होगा, थीटा डैश अपॉन टोटल करंट होगा, यही बहुत लोग गलत करते हैं। तो यहां पे मैंने इसीलिए बात लिख रखी है, देखिए टोटल करंट मैंने इसीलिए लिख रखा है टोटल करंट। तो सेंसिटिविटी अपनी जो होगी वो क्या लिखी जाएगी, सी एस डैश फॉर एमिटर। तो एमिटर के लिए अगर मैं सी एस डैश लिख देता हूं तो यहां पे लिखेंगे आप सी एस डैश, यहां लिख दे रहा हूं सी एस डैश करंट सेंसिटिविटी फॉर एमिटर, वो आप लिखेंगे थीटा डैश अपॉन में आई लिखेंगे, ना कि आई जी। ये बात सबको समझ में आई, यहां पे भी आई ही लिखा जाएगा, डिफ्लेक्शन अपॉन टोटल करंट होता है, ये ध्यान रहे। तो थीटा डैश अपॉन आई लिखा जाएगा यहां पे भी, और ये सी एस जो डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर में गया वो अपना थीटा अपॉन आई हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है, पहले देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां पे ये जैसे फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो आप ये बताइए इनका अगर रेशियो लेते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं सेकंड मान रहा हूं और इसको फर्स्ट मान रहा हूं,
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको क्या मिलेगा, सी एस डैश करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू थीटा डैश अपॉन में थीटा, थीटा डैश अपॉन में थीटा। यहां तक क्लियर है सभी को, थीटा डैश अपॉन में थीटा, ठीक है। तो थीटा डैश अपॉन में थीटा। अब यहां पे थीटा डैश जो है, ये मैंने तुम लोगों को एक चीज और भी बताई है कि थीटा डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईजी, ये तो समझ रहे हो। थीटा डैश जो है हमारा आईजी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये लिखा भी है। तो यहां से आप आई और आईजी में भी एक रिलेशन दे सकते हो कि थीटा डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर आईजी है तो यहां पे थीटा डैश के जगह पे आप आईजी लिख सकते हो प्रोपोर्शनलिटी में। ये पहले क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को भाई? थीटा डैश देख लीजिए सब लोग। तो आपने करंट डिफ्लेक्शन जो है सी एस डैश जो अपॉन सी एस लिखा, थीटा डैश अपॉन थीटा, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर में आई था तो वो अपना कैंसिल हो गया, तो थीटा डैश अपॉन थीटा। और थीटा डैश अपना किसके बराबर होगा, वो आईजी के। अब इसी में मैं अगर आपको बोलूं कि इफ आर एस एच जो करंट है वो आर जी अपॉन एन है, मतलब ये मैं दे रहा हूं, ये गिवन है, मान लीजिए ये ऐसा मैं देता हूं। चलिए दूसरे पेज पे ले लेते हैं, यहां तक तो क्लियर होगा सबको। इसी में मैं आपको दे रहा हूं कि जो शंट है, इफ आर एस एच इज इक्वल टू आर जी अपॉन एन, एन टाइम्स है, 1 अपॉन एन टाइम्स, ठीक है। आर एस एच जो अपना है वो दिया जा रहा है कि जो आपने शंट लगाया है वो 1 अपॉन एन टाइम्स है, 1 अपॉन एन टाइम्स है। तो डिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि अभी आपने देखा कि सी एस डैश अपॉन में सी एस इज इक्वल टू थीटा डैश अपॉन में थीटा, और थीटा डैश और आईजी के प्रोपोर्शनल है, और थीटा अपना किसके प्रोपोर्शनल है, इधर देखिए, ये थीटा अपना किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो आई के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? थीटा जो अपना होगा वो टोटल करंट है ना, यहां पे ये टोटल करंट गया और वहां से डिफ्लेक्शन आया थीटा, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर। तो जब आपने शंट लगा दिया तब थीटा डैश था, आईजी फ्लो हो रहा था और थीटा डैश था, और जब केवल डायरेक्टली आपने करंट भेजा था तो ये थीटा था और ये आई था। तो आप ये बोल सकते हैं कि थीटा डैश जैसे आईजी के प्रोपोर्शनल है वैसे यहां पे थीटा आई के प्रोपोर्शनल है। तो वी हैव ए रिलेशन बिटवीन थीटा डैश आईजी के प्रोपोर्शनल है और ये आई के, तो ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा आईजी अपॉन आई या थीटा डैश अपॉन आई। तो इस पे न्यूमेरिकल बहुत बार आए हैं, तो ये एक रेशियो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से थीटा डैश अपॉन थीटा या फिर आईजी अपॉन आई, इसमें से कोई भी चीज आपसे पूछा जा सकता है। अब मैंने मान लो एक क्वेश्चन बनाने के लिए ये दे रखा है वैल्यू कि आर एस एच इज इक्वल टू आर जी अपॉन एन, आर एस एच इज इक्वल टू आर जी अपॉन एन। तो वी हैव ए रिलेशन बिटवीन आर जी देखिए ये आई है, अभी अभी आपने निकाला है, ये आई जी है और ये आई माइनस आई जी है, यही है ना भाई। तो इनमें रिलेशन, इनका रेशियो तो ले ही सकते हो, आई जी आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच। तो व्हाट इज आई जी अपॉन आई, आई जी अपॉन आई यहां से निकाल लो, और आर एस एच की वैल्यू दे रखी हुई है कितनी, आर एस एच दिया हुआ है आर जी अपॉन एन, तो यहां पे पुट करो। क्वेश्चन में गिवन है 1 अपॉन एन, तो इसको मैं लिख रहा हूं आर जी अपॉन एन, ये गिवन है आपको, तो ये कट जाएगा। तो यहां से आपको रेशियो क्या मिलेगा, आई जी प्लस आई जी अपॉन में एन इक्वल टू आई अपॉन में एन। तो क्या मिलेगा, एन प्लस 1 आई जी
इज इक्वल टू आई। तो रेशियो क्या मिल गया, आई जी अपॉन आई का 1 अपॉन एन प्लस 1, 1 अपॉन एन प्लस 1। तो करंट सेंसिटिविटी का रेशियो देखिए क्या मिला, 1 अपॉन एन प्लस 1, या फिर सी एस डैश आप क्या बोल सकते हो, 1 अपॉन एन प्लस 1 टाइम्स ऑफ सी एस। तो ये बहुत, इस सब पे डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे इन फॉर्मूलों पे। मतलब आपने ये सीखा कि अगर आपने डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी आपने निकाला और उसको एमीटर बनाकर निकाला, जिसमें कि ठीक है, डिफ्लेक्शन डिफरेंट कैसे है, आपने पूरा सिचुएशन नहीं देखा शायद। डिफ्लेक्शन इसलिए अलग है क्योंकि पहले मैं गैल्वेनोमीटर में डायरेक्ट ये आई करंट पास करा रहा हूं, तब का थीटा है भाई। गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगी वो प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है, तब का है। अब हमने इसको एमीटर बना दिया तो अब ये पूरी आई इसमें नहीं जाएगी, इसमें केवल आईजी जाएगा। ठीक है, तो किसमें केवल आईजी जाएगा। और आपको यह भी पता है कि डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग, तो यहां पे आईजी फ्लो हो रहा है तो थीटा डैश है, यहां आई फ्लो हो रहा है तो थीटा है। तो आप यहां से डायरेक्ट आप बता सकते थे, यहां से डायरेक्ट ये भी बता सकते थे कि सी एस, इसका रेशियो डायरेक्ट आप ले सकते थे कि सी एस डैश अपॉन सी एस इज इक्वल टू आई थीटा डैश अपॉन में थीटा, क्योंकि करंट जो है आपका सेम रहेगा, बाय डेफिनेशन टोटल करंट होता है। ठीक है, तो यहां से जब हमने ये कर लिया तो, और ये वैल्यू आपको दी गई है कि आपने शंट को 1/nth टाइम किया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर के 1/n टाइम्स किया है। ठीक है, तब आपको क्या मिला कि करंट सेंसिटिविटी ये एमीटर की है, ठीक है, और ये करंट सेंसिटिविटी आपकी किसकी है, गैल्वेनोमीटर की, जब आप डायरेक्ट पास करा रहे थे। ये चीज है, और वो कितनी टाइम्स हो जा रही है, 1 अपॉन एन प्लस 1। आईजी प्रोपोर्शनल टू क्या बोल रहे हो, आईजी प्रोपोर्शनल टू आई। हाँ, मैंने आईजी प्रोपोर्शनल टू आई, आप सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं। आईजी प्रोपोर्शनल टू आई मैंने कहा था, तो आईजी प्रोपोर्शनल टू आई तो अभी भी है, मैं सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूं। कुछ प्रोपोर्शनल में कोई फैक्टर आएगा ना, हाँ, ये सिर्फ इसके लिए, तो एन तो आपको दिया जाएगा ना, एन 1/2 1/4 कुछ भी दिया जाएगा आपको, तो बस वो वैल्यू पुट कर देना यहां पे, तो जनरलाइज ही है एक तरीके से। ठीक है, एन की वैल्यू आपको दी जाएगी ना, तो आप एन पुट कर देना। ठीक है, तो आईजी तो प्रोपोर्शनल टू आई रहेगा, बिल्कुल सही है। तो यहां पे भी प्रोपोर्शनल है, देखिए प्रोपोर्शनल तो अभी भी है, लेकिन मैं सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूं, वो थीटा डैश अपॉन थीटा होगा, और थीटा डैश आईजी के प्रोपोर्शनल है। ये थीटा कौन सा डिफ्लेक्शन है, जब पूरा गैल्वेनोमीटर में आई करंट डायरेक्ट पास हो रहा था, तो वहां से हमने ये रेशियो लिखा है। क्लियर है सभी को। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला सा मिलता है, और आप यहां से एक बात देख पा रहे हैं कि सेंसिटिविटी आपकी कम हो रही है, सेंसिटिविटी आपकी कम हो रही है ना। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में, जब आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना रहे हो तो सेंसिटिविटी घट जा रही है, 1 अपॉन एन प्लस 1 है ना। तो ये नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, सब क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं कि सेंसिटिविटी डिक्रीजेस when galvanometer converted into emitter, converted into emitter। ठीक है, तो सेंसिटिविटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी, और ये रेशियो अगर है तो ये 1 अपॉन एन प्लस 1 डिक्रीज करेगी। अगर संट जो है
1/n टाइम्स है तो सेंसिटिविटी घट जाएगी 1/n+1 टाइम। इतना तो ध्यान रहेगा, ठीक है, इतना तो ध्यान रहेगा। तो ये कहानी है अपनी एमीटर की, ये कहानी है अपनी एमीटर की, ठीक है। अब इसी गैल्वेनोमीटर को मान लो हमें क्या बनाना है, एज ए वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। इसी को हमें क्या बनाना है, एज ए वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वोल्ट मीटर अब हमें बनाना है, वोल्ट मीटर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो जिन दो पॉइंट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स के आप क्या करोगे, पैरेलल में लगाओगे, है ना। ये तो सब लोग समझते हो कि उन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको मेजर करना है, तो उसको आप उन दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाएगा। तभी तो वोल्ट मीटर का पोटेंशियल जो रीड करेगा वो वही होगा जो उन दो पॉइंट्स के बीच का होगा। तो ये सब लोग समझते हो कि इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अब जैसे कि मान लो अपने पास क्या है, एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और आप चाहते हो कि इस पॉइंट ए और बी इतने पॉइंट का बीच का ड्रॉप निकालें, इतने पॉइंट का बीच का हम ड्रॉप निकालें, जो क्या होगा, आई इंटू दिस मच लेंथ का रेजिस्टेंस, ए बी लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा, आई इंटू आर ए बी, यही तो होगा। तो इसको मेजर करना चाहते हो, तो इसको मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगाओगे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पैरेलल में। तो यहां पे आप एक वोल्ट मीटर लगा दोगे, तो दिस वोल्ट मीटर विल गिव यू द रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है अपना वोल्ट मीटर, ठीक है। तो आपको यहां से जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या मिल जाएगा आपको, V जो है, V आपको डायरेक्ट मिल जाएगा इन दो पॉइंट्स के बीच का। तो VAB इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होगा। तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको IR की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस है, और इसको हम हमेशा किस में लगाएंगे, पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में। अब कैसे कन्वर्ट करोगे, गैल्वेनोमीटर को ही हम कन्वर्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर में अपने जरूरत के अकॉर्डिंग। तो गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर, अभी तक आपने देखा गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर, अब आप देख रहे हो कि यही गैल्वेनोमीटर कैसा रोल प्ले करेगा, वोल्ट मीटर। तो इसको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो जैसे आपने वहां पर एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया था, यहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में। इसमें भी रेजिस्टेंस होगा क्या, किसमें रेजिस्टेंस होगा भाई, तो एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड into ammeter, sorry, into voltmeter, है ना, by connecting a very large resistance in series with galvanometer.
तो यहां पे हम सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस जब लगा देंगे तो गैल्वेनोमीटर जो है वोल्ट मीटर की तरफ वर्क करने लगेगा। कहां पे ईएमएफ मिलेगा भाई, कुछ भी लिखे पड़े हो, कहां ईएमएफ मिलेगा? ये करंट जो है ये मैं आधा बनाया हूं, ये सर्किट मान रहे हैं कि कहीं से बैटरी है कहीं से करंट, ये करंट कोई बैटरी भेज रही है, ये करंट कोई बैटरी कहीं से भेज रही है, उसको मेजर करना है तो वहां पे वोल्ट मीटर लगाया मैंने इन सीरीज विथ ए गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये अपना गैल्वेनोमीटर था, इस गैल्वेनोमीटर के साथ आप एक वेरी लार्ज रेजिस्टेंस लगा दोगे अगर सीरीज में, एक रेजिस्टेंस तो इसका अपना था जो आप बोलते हो आरजी, गैल्वेनोमीटर है ना, इसी में आप क्या कर रहे हो, एक रेजिस्टेंस लगा रहे हो, वेरी लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, दैट आई एम कॉलिंग इट आर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सर्किट, ये पूरा जो सर्किट है ये अब आपका हो जाएगा क्या, वोल्ट मीटर का सर्किट। तो आपके दिमाग में वोल्ट मीटर के सर्किट के नाम पे ये होना चाहिए कि इंटरनल सर्किट ऐसा होता है, गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में। ऐसा क्यों, क्यों लार्ज, ये सब अभी क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो यही चीज आपने क्या किया है, इसी वायर में हमें वोल्टेज मेजर करना था ना, इसी वायर में हमें वोल्टेज मेजर करना था और इसके लिए हमने इसको पैरेलल में लगाया था इन दो पॉइंट्स के बीच में। यही अपना ए और बी था। तो आपका एम क्या होना चाहिए, आप खुद बताइए, आपका एम क्या होना चाहिए कि ये जो करंट आ रहा है इसका, इसके वजह से यहां पे पूरा का पूरा जो ड्रॉप है VAB क्या है, I इंटू RAB, यही तो था। तो अगर आप चाहते हो कि इस I की वजह से पूरा ड्रॉप मिले तो आप क्या चाहोगे कि मैक्सिमम करंट AB से पास हो, आप यही चाहोगे ना कि मैक्सिमम करंट AB से पास हो। तो मैक्सिमम करंट AB से पास हो, यहां तो IG जाएगा और यहां क्या जाएगा, I माइनस IG। तो आप यही चाहोगे ना कि I माइनस IG नियर अबाउट I के बराबर ही रहे, मतलब I मैक्सिमम करंट यहां से पास हो। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि इस सर्किट का अगर आप जितना लार्ज रेजिस्टेंस दोगे उतना IG कम होगा, उतना IG कम होगा, और ज्यादा से ज्यादा करंट फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा करंट किससे पास होगा, AB के थ्रू, और ज्यादा से ज्यादा करंट अगर AB के थ्रू पास होगा तो हमें एरर कम मिलेगा, हम मैक्सिमम जो है I के क्रॉस वाला ही ड्रॉप निकाल पाएंगे। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई वी आर कनेक्टिंग ए वेरी लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब यहां पर मैक्सिमम करंट, ठीक है, आपको पता है कि मैक्सिमम करंट कहां से पास हो, AB से, पूरा का पूरा I अपना AB से पास हो। तो AB से पास होने के लिए R को हम जितना बढ़ाएंगे, आपको पता है R जितना बढ़ेगा IG उतना कम होगा, तो I माइनस IG नियर अबाउट टेंडिंग टू I होगा। चाहे समझ गए होंगे सब लोग, I माइनस IG नियर अबाउट टेंडिंग टू I होगा। ठीक है, बिल्कुल, लार्जर द करंट इन पैरेलल लोअर द करंट इन दैट, हाँ बिल्कुल। तो यहां पैरेलल में तो नहीं ना, पैरेलल में जितना करंट यहां पर ज्यादा होगा वो इसके अपोजिट वाले में करंट ज्यादा फ्लो होगा, उसमें अपोजिट वाले में करंट ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो ये कहानी है कि जैसे जैसे आप R को बढ़ाते जाओगे ये चीज बढ़ेगी, तो इस वाले ब्रांच में करंट कम होगा, मतलब IG कम होगा, और जितना IG आपका कम होगा उतना आपका I जो है I माइनस IG टेंडिंग टू I होगा। मतलब हम यही चाहते भी थे कि मैक्सिमम करंट के थ्रू जो है हमारा पूरा करंट जो है नियर अबाउट करंट इधर से पास हो, जिससे कि हम एक्चुअल ड्रॉप निकाल पाए। ठीक है, हाँ, R विथ रेस्पेक्ट टू RG होगा, बिल्कुल, ये जो लार्ज है वो RG के रेस्पेक्ट में होगा, बिल्कुल, जैसे वहां पे RG के रेस्पेक्ट में RSH बहुत छोटा था, वैसे ही R जो है अपना वो बहुत बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू RG। ठीक है, तो अब इसमें आपको फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला क्या बनाना है, एक ही लाइन लिखना है,
ये दोनों पैरेलल में है, तो I माइनस आई जी का जो ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा, इसके क्रॉस के ड्रॉप के बराबर होगा। बस आपको यही लिख देना है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं यहां से इसको देखकर, कि यहां पर लिख सकते हैं आई जी आर प्लस आर जी दैट इज इक्वल टू वी ए बी। यही तो है, यही तो वी ए बी है ना भाई। ए और बी के क्रॉस का ड्रॉप ये वी ए बी किसके बराबर होगा, ये इसी ड्रॉप के बराबर होगा, आई जी आर प्लस आर जी के। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉप का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने रेंज का वोल्ट मीटर हमको, अगर मान लो इतने रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है तो कितना रेजिस्टेंस आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, तो आप यहां से बता सकते हो। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली वोल्ट मीटर। लेकिन आप सभी को पता है कि इसमें भी एरर आएगा, इसमें भी एरर आ जाएगा कि नहीं, बताइए। क्या एमीटर और वोल्ट मीटर एक साथ इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर्किट में आप एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों सीरीज में भी करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीरीज पैरेलल, आप उसको भी बताऊंगा कैसे करना है। हाँ बिल्कुल, डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करेगा ना। इसमें आपके पास देखिए आईजी तो डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आई माइनस आई जी होगा। रीडिंग आपको कैसे मिलेगी, आप खुद देखिए, रीडिंग आपको कैसे मिलेगी, रीडिंग आपको ये जो वी ए बी है वो कैसे मिलेगा, आईजी पता होगा तभी तो मिलेगा, और आईजी जो है डिफ्लेक्शन से मिलेगा, आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन से मिलेगा। तो आईजी जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, आईजी अपना डिफ्लेक्शन से ही तो निकलेगा। तो ये डिफ्लेक्शन से रीडिंग नोट करोगे, आईजी मिलेगा, उसके साथ ये लिख दोगे आर प्लस आर जी। आर प्लस आर जी तो आपको गिवन होगा। क्लियर है? चलिए, तो मैं कह रहा था कि इसमें भी एरर आने की संभावना है, एरर आएगा, एरर इन वोल्ट मीटर। ये खुद भी अब आप गेस कर सकते हो कि वोल्ट मीटर में क्या एरर होगा। वोल्ट मीटर में एरर कैसे होगा, देखो जैसे ये अपना सर्किट था, एक रेजिस्टेंस है और यही बैटरी है जो इसके पैरेलल लगी थी, ये V था, इसमें करंट I फ्लो हो रहा था मान लो। इसमें करंट मान लो I फ्लो हो रहा था। तो ये सबको पता है कि V इक्वल टू आई आर है। रेजिस्टेंस के क्रॉस का ड्रॉप, ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस का जो ड्रॉप है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। रेजिस्टेंस के क्रॉस का जो ड्रॉप है वो बैटरी के बराबर है। अब आपने बोला कि मुझे ये पोटेंशियल मेजर करना है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल मुझे मेजर करना है, तो आप बोलोगे कि मैं तो बहुत आसानी से कर लूंगा, जेब से वोल्ट मीटर निकालूंगा और इसको रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा दूंगा। वोल्ट मीटर को मैं इसको ऐसे लगा दूंगा पैरेलल में, मुझे इसी के क्रॉस का तो चाहिए, इसी के क्रॉस का तो चाहिए ना भाई वोल्टेज। तो आपने वोल्ट मीटर पैरेलल लगा दिया। जैसे ही आपने वोल्ट मीटर पैरेलल लगा दिया तो जो करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा था अब वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस गड़बड़ा गया है पूरे सर्किट का। इसके क्रॉस अब क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, इस सर्किट में क्या क्या है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर है, एक आरजी है और ये अपने पास आर है। तो टोटल जो सर्किट का ये जो रेजिस्टेंस है ये आरवी है। आरवी कितना है यहां पर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इट इज आरजी प्लस जो भी रेजिस्टेंस आपने, अच्छा ये आर और आर दो बार है ना तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एक काम करो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको R1 ले लेता हूं। तो ठीक है, तो ये R1 ले लो। क्लियर है? तो ये जो आपने लोड जो रेजिस्टेंस लगाया था वो इसको गैल्वेनोमीटर को क्या बनाने के लिए, वोल्ट मीटर बनाने के लिए। तो अब ये पूरे, मेरा कहने का मतलब है यहां पे एक रेजिस्टेंस आ गया ना आरवी, यहां पे एक रेजिस्टेंस आ चुका है आरवी,
आरवी मतलब ये, इसकी जरूरत जब पड़ेगी तो यूज करेंगे। अभी ये आरवी टोटल रेजिस्टेंस है, तो ये पैरेलल में हो गया, ठीक है, ये पैरेलल में हो गया, इसको चलिए ठीक है, पैरेलल में हो गया। तो आर इक्विवेलेंट अब सर्किट का क्या हो गया मेरे भाई, आर इक्विवेलेंट सर्किट का तो ये पैरेलल में कितना हो जाएगा, आर वन आर वी अपॉन आर वन प्लस आर वी। तो बैटरी जो है, इसीलिए तो करंट जो है क्या हो रही है, चेंज कर दे रही है, बैटरी करंट चेंज कर देगी। आई डैश, ये सब न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं जेई एडवांस में। आई डैश अपने पास यहां पर आप आई डैश है, अब आई डैश जो आएगा वो इधर और इधर कंट्रीब्यूट हो जाएगा, ब्रांचेस में बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, तो ये भी निकालते हैं। अब ये रीडिंग क्या करेगा, वोल्ट मीटर क्या रीडिंग करेगा बताइए आप। वोल्ट मीटर बेसिकली जो रीडिंग करेगा वो I1 करंट, वोल्ट मीटर जो रीडिंग करेगा वो क्या रीडिंग करेगा, इस पूरा वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, इस पूरे सर्किट के क्रॉस का जो ड्रॉप होगा। तो इस पूरे सर्किट के क्रॉस का जो ड्रॉप होगा या R1 के क्रॉस का जो ड्रॉप होगा वही तो बोलोगे वोल्ट मीटर की रीडिंग, है ना। तो एरर आ चुका है कि नहीं, पहले रीडिंग क्या थी, पहले तो इसके क्रॉस का जो ड्रॉप मेजर करने के लिए था वो था ये V था। अब ये V मेजर नहीं कर पाएगा, ये V मेजर नहीं कर पाएगा, कुछ और मेजर करेगा। तो वो आपने लिख दिया आर इक्विवेलेंट, ये लिख दिया। इसका मतलब आप इस पूरे सर्किट को यहां पे हटाकर इसमें आप क्या लगा सकते हो, केवल इतने की बात करो, इस ऊपर वाले सर्किट की, इस पूरे ऊपर वाले सर्किट की बात करो, इसके जगह पे आप सीधे सीधे आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो आपका ड्रॉप वो मेजर करेगा। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी, अब आप बता सकते हो वो क्या होगा, इनको हटाकर ये जो सर्किट आपको दिख रही है, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो होगा इसके जगह पे आप सीधे आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो ना, एक आर इक्विवेलेंट, इसके जगह पे आप सीधे एक आर इक्विवेलेंट लगा सकते हो कि नहीं, इसके जगह पे जो कितना होगा यही होगा, और वो जो है एक तरीके से अब कनेक्टेड होगा इस बैटरी से, और यहां से वो आई डैश आएगा, है ना। तो इसके क्रॉस का आप ड्रॉप आप निकाल लो, वही वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी, वही वोल्ट मीटर की न्यू रीडिंग हो जाएगी। तो आई डैश की वैल्यू क्या होगी भाई, आई डैश हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट इज आई डैश जो होगा वो हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 RV, और ये ऊपर चला जाएगा R1 प्लस RV, मानते हो। तो ये हो जाएगा आई डैश। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, अब ये ड्रॉप ये होगा आई डैश, तो V डैश कितना आएगा, ये R प्लस है ना, नहीं ठीक है, R1 RV यही है, ये ऊपर चला जाएगा। तो आई डैश आपको मिल गया। अब आई डैश मिल गया तो आप इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस और इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस निकाल ही सकते हो, ठीक है। इसमें तो जो भी जाएगा अपने पास IG जाएगा, और इसमें I माइनस IG जाएगा, जैसे करते थे, है ना। तो यहाँ का जो ड्रॉप होगा वो आप लिख सकते हो IG, मतलब I2 एक तरीके से यहाँ पर IG है, I2 एक तरीके से यहाँ पर क्या है, IG है, वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर में इधर जो करंट जाएगा वो आप इसकी रीडिंग या तो I2 इंटू ये पूरा RV लिख दीजिए, या फिर I1 इंटू R1 लिख दीजिए, दोनों तो पैरेलल में है ना, तो दोनों बराबर ही है। तो फाइनली आप इसको डायरेक्ट इसकी जो न्यू रीडिंग है V डैश, वो क्या लिखोगे, I डैश इंटू आर इक्विवेलेंट, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, और I डैश इंटू आर इक्विवेलेंट यहीं से, चलो तो V आएगा ना। अच्छा ये अभी I डैश आया है, तो I डैश आया है, तो I डैश किसके बराबर होगा, I1 और I2 के सम के बराबर। तो I डैश को ये भी लिख सकते हो I1 प्लस I2, और वहां से आप ये निकाल लो, ठीक है। एक इक्वेशन ये, और दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या आएगी, I1 R1
इज इक्वल टू I2 इंटू RV, ये लिख सकते हो I2 इंटू RV। ठीक है, तो आपको I2 निकाल लेना होगा, क्योंकि आपको I2 इंटू RV, यही अपना V है, यही V है, या I1 इंटू R1, तो कोई इन दोनों से आप I1 R1 R2 कोई भी निकाल लो। ठीक है, तो I1 I2 कोई भी निकाल सकते हो। तो जैसे मान लो मैं I2 निकालना चाह रहा हूं, तो I1 को रिप्लेस करूंगा, ये सब वैल्यू आपको दी जाएगी RV अपॉन R1 इंटू I2। इसको यहां पुट कर दो, तो I डैश के टर्म्स में मिल जाएगा। I डैश के टर्म्स में क्या मिलेगा, RV अपॉन R1 प्लस 1 I2, तो I2 आपको मिल जाएगा। तो I2 कितना मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा अपना I डैश इंटू R1 अपॉन R1 प्लस RV, और I डैश की वैल्यू आपने यहां पे निकाली है, तो I2 इक्वल टू I डैश की वैल्यू पुट कर दो, V R1 प्लस R2 अपॉन में R1 RV इंटू R1 अपॉन I डैश की वैल्यू पुट कर रहा हूं R1 प्लस RV। तो देखो यहां से क्या क्या कट रहा है, R1 कैंसिल हो रहा है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 क्या है, R1 प्लस R2 कहां से आ गया, RV होगा ना, ये RV होगा। I डैश जो हमने निकाला है, R1 और R2 दो कहाँ है, R1 और RV तो है, यहां कुछ गड़बड़ कर दिया है मैंने, देखो I2 जो होगा, एक बार आप लोग चेक करिए, R2 नहीं, 2 नहीं आएगा ना कहीं पे, तो I2 हो जाएगा R1 प्लस RV है, RV ही है, ये R1 प्लस RV ही है। V बाई RV ही आएगा वो, तो फिर I2 आ रहा है V बाई RV, तो ये तो फिर से वही आ जाएगा भाई, I2 V बाई RV, ये तो वही आ जा रहा है, RV है ना, हाँ RV है, तो RV तो देखो कट जा रहा है, I2 हमारे पास आ रहा है V अपॉन RV, V अपॉन RV ये आ रहा है, तो RV इंटू I2, ये सब पैरेलल में है तो ये तो सेम ही होंगे ना, पैरेलल में है तो ये सेम ही होंगे। तो ड्रॉप पहले था I1 IR1, अब ड्रॉप है, इतना कुछ करना नहीं था यार, ये पहले ही कर सकते थे हम लोग। देखो इधर ये ड्रॉप जो होगा, पहले V था IR1, अब V यहां पर है I2 इंटू RV, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो पैरेलल में सेम ही होते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप तो पैरेलल में सेम होंगे ना, तो इनका एरर क्या होगा, R1 के क्रॉस का एरर जो होगा, पहले I1 निकालना था हमें, वो I1 R1 होगा। इसको करने की जरूरत नहीं थी आपको, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, इतना कुछ नहीं करना था। शुरू में R1 जा रहा था तो इसका ड्रॉप हमने लिख लिया, V इक्वल टू I इंटू R1, यही इसको मेजर करना था। थोड़ा हो सकता है या तो मैंने सर्किट थोड़ा गड़बड़ बनाया है, कुछ और लेना चाहिए, मैंने डायरेक्ट वोल्टेज के साथ जोड़ दिया है, तो हमेशा रीडिंग V ही रहेगी ना, आप खुद सोचो, हमेशा रीडिंग तो V रहेगी, ड्रॉप तो हमेशा V रहेगा, तो थोड़ा हमने गड़बड़ किया भी है, सिनेरियो थोड़ा सा गड़बड़ लिया है, इसमें हमको कुछ और लेना चाहिए था सीरीज में लेके। खुद सोचो आपकी, ये तो ड्रॉप हमेशा V रहेगा ना, करंट कुछ भी रहे, इसके क्रॉस का ड्रॉप तो हमेशा V रहेगा, तो एरर इसमें कहां आएगा, इसमें एरर कहां आएगा, I2 इंटू RV भी V के ही बराबर होगा और यही वो मेजर करेगा। तो थोड़ा सा सिचुएशन जो है
गड़बड़ ले लिया है, इसमें ड्रॉप हमेशा V रहेगा, है ना। तो इसको कुछ ऐसे करना चाहिए, इसको सीरीज में एक और सर्किट में रेजिस्टेंस देना चाहिए। चलो कल करते हैं। समझ गए ना सब लोग, वहां पे V रहेगा, वो V रहेगा। जब पैरेलल है तो पैरेलल में चाहे करंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि रेजिस्टेंस पहले यहां पे V था, अब यहां पे फिर से वोल्ट मीटर लगा दोगे तो पूरा वही आएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे अभी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। वोल्ट मीटर का एरर से शुरू कल से करेंगे। फिर पोटेंशियोमीटर है और मीटर ब्रिज है, दो इंस्ट्रूमेंट और हैं आपके, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, और इसके क्वेश्चंस। तो एक दो लेक्चर और लगेगा कम से कम, क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं।